नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचे हैं। एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख मनोज पांडे भी साथ में मौजूद हैं। जम्मू से राजौरी के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री। राजौरी में कल 5 जवान हुए थे शहीद। आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान विस्फोट में हुए थे जवान शहीद। घटना स्थल का जायजा लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर और कुछ ही देर में राजौरी के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बता दें कि कल ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कई दिनों से लगातार आतंकवादियों की घेराबंदी की जा रही थी और ऐसे में कल जब घेराबंदी सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही थी तब विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में 5 जवान शहीद हो चुके हैं। एलजी मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख मनोज पांडे भी साथ में मौजूद है रक्षा मंत्री के, और 5 जवानों ने जान गंवा चुके हैं इस त्रिनेत्र ऑपरेशन के तहत। और इस वक्त बता दें कि भारी सुरक्षा बल इलाके में मौजूद है और लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और इसी संदर्भ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू पहुंच चुके हैं। जम्मू से रवाना हो चुके हैं राजौरी के लिए। तो राजौरी में कल 5 जवान शहीद हुए थे। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जब जम्मू में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बता दें कि जायजा लेंगे उस इलाके का जहां पे जवान शहीद हुए थे। और सीधे चलेंगे जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक के चिकमंगलुरु में कोप्पा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। की बात करते हैं, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का इसे प्रभावित नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है, खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है। और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, आज याद करिए बजरंग बली का स्मरण आपसे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया था। याद करिए उस दौरान हम लोग एक नारा दिया करते थे और नारा होता था जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। आप मेरे साथ बोलेंगे, जब मैं बोलूंगा जयकारा वीर बजरंगी आप बोलेंगे हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। जब हम लोग अब इस नारे को लेकर के समाज के हर वर्ग के बीच में जाएंगे, समग्र राष्ट्रवादी समाज पीएफआई के समर्थकों को धूल चटाने का कार्य करेगा और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 9 वर्षों में एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो रहे कार्य, कई हाईवे, कई रेलवे, कई एयरपोर्ट, कई आईआईटी, कई आईएम, कई साइंस सिटी, इन सब का निर्माण युद्ध स्तर पर हो रहा है। तो तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार ने पूरे देश के अंदर पीएम आवास योजना के माध्यम से बिना भेदभाव के हर गरीब को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया। हर गरीब के घर में प्राइवेट उपलब्ध करवाने का कार्य उपलब्ध
हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। और कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में पिछले 3 वर्ष से ये डबल इंजन की सरकार का करिश्मा है कि भारत के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी कोई दे रहा है कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए ये डबल इंजन की सरकार आज 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी की। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस या जेडीएस की गवर्नमेंट जब थी तो इन्होंने प्रजा के लिए, कर्नाटका के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया, पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा किया, दंगे करवाते थे, अराजकता पैदा करते थे। लेकिन आज देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और कर्नाटका श्री येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में और बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में आज तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनता का इतना बड़ा प्यार कैसे आपको मिल रहा है? मैं कहता हूं, डबल इंजन सरकार का करिश्मा है। डबल इंजन सरकार के कारण आज उत्तर प्रदेश में शांति है, सौहार्द है, सुरक्षा है। और उत्तर प्रदेश जैसे आज एक सुरक्षित प्रदेश बन गया है, ऐसे ही कर्नाटक में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने पीएफआई की कमर तोड़ने का कार्य किया है। पीएफआई को बैन करके पीएफआई को पूरी तरह तोड़ने का कार्य किया है। और ये कार्य केवल बीजेपी की डबल इंजन सरकार कर सकती है। भाइयों बहनों, जो कर्नाटका असेंबली के इलेक्शन चल रहे हैं, हम सबको तय करना होगा, तय ये करना होगा, आज जब भारत दुनिया की एक वैश्विक ताकत बन रहा है, वैश्विक लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में कार्य कर रहे हैं। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में कर्नाटका की भी भूमिका होगी। कितने प्लेयर टीम इंडिया के साथ जुड़े, एक कर्नाटक को असेंबली इलेक्शन में तय करना है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज भारत सर्वांगीण विकास की नित नई योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि टीम इंडिया के लिए एक साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के टीम इंडिया को इतना मजबूत करें कि भारत वैश्विक लीडर बनने के लिए पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। इसमें असेंबली इलेक्शन में कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आवश्यक है। और इसके लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। कर्नाटक आज अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है और मैं दूसरा आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, अयोध्या और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका का आपसी संबंध कई मायनों में महत्वपूर्ण है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है और मैं आप सबको आमंत्रण देने के लिए भी आया हूं। जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने का कार्यक्रम
इंतजार को समाप्त किया जाएगा और उसमें मैं अपने बजरंग बली हनुमान के राज्य कर्नाटका की जनता जनार्दन को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। उस पर्व में आप भी सहभागी बने। प्रभु राम का ये सेवक आपकी सेवा के लिए, आपके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश में इंतजार करेगा। इस दृष्टि से आपका आमंत्रण लेने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे अपील है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने श्री येदियुरप्पा जी ने और श्री बोम्मई जी ने कर्नाटका की जनता जनार्दन के लिए एक अच्छा स्टेट गेस्ट हाउस बना करके वहां तैयार करने की पूरी तैयारी कर दी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लैंड उनको उपलब्ध करवा चुकी है और कर्नाटका का स्टेट गेस्ट हाउस अयोध्या में बहुत शीघ्र बनकर के तैयार होने वाला है। उस दृष्टि से कर्नाटका के वासियों को वहां पर रह करके किसी भी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। श्रृंगेरी एक पावन धाम है। आदि गुरु शंकराचार्य की पावन पीठ है। अनेक देव मंदिरों का एक महत्वपूर्ण स्थल है और साथ ही साथ ऋषि सिंह का भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण स्थल है और इस देश से यहाँ पर भारत की सनातन आस्था का सम्मान करने वाला प्रत्याशी विजयी बनना चाहिए और इस देश से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री DN जीवराज को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में लाया है। भाइयों बहनों, DN जीवराज को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आपसे करने के लिए मैं आया हूं। आप सभी लोग DN जीवराज को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग तैयार हैं? मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो कर्नाटक के चिकमंगलूर के कोप्पा से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि यहाँ पे बजरंग बली आए, इसलिए वो लगातार ऐसे बयान दे रही है, अपने मैनिफेस्टो में ऐसी स्कीम लेके आई है। तो मिशन कर्नाटक में निकले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार काफी महत्वपूर्ण है देश की जनता के लिए और कर्नाटक से यही उम्मीद है कि एक बार बीजेपी को जिताएंगे और कर्नाटक में कमल खिलाएंगे। तो बैक टू बैक कई रैलियां है सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्नाटक में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अहम जानकारी, प्रयागराज से अग्रिम जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। भगोड़ा अपराधी भी अग्रिम जमानत दाखिल करने का हकदार है। जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने सुनाया है फैसला। सीआरपीसी की धारा 438 के तहत मना नहीं कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने एक मामले में उदित आर्य को अग्रिम जमानत दी है। उदित पर अपनी पत्नी की दहेज हत्या का मामला दर्ज है और मामला मेरठ के गंगानगर थाने का है, जहां पे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने से मना नहीं कर सकते हैं।
आपको बता दें कि मेरठ का ये पूरा मामला है जिसपे फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने एक मामले में उदित आर्य को अग्रिम जमानत दे दी है। उदित पर अपनी पत्नी की दहेज हत्या का मामला दर्ज है, इस पे कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अग्रिम जमानत मिल चुकी है। मामला मेरठ के गंगावार थाने का है जिसपे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा है कि अग्रिम जमानत पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला आया है। उनकी तरफ से कहना है कि भगोड़ा अपराधी भी अग्रिम जमानत दाखिल करने का हकदार है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया है। और अमरोहा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आम के फलदार पेड़ों पर रातों रात चलाई कुल्हाड़ी, आम की फसल को बंजर बना रहे हैं माफिया। वन विभाग की मिलीभगत से काटा आम का बगीचा, आम के नाम से विदेशों में भी अमरोहा की है पहचान। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के कांच रोड का ये पूरा मामला है जहां पे रातों रात आम के बगीचे में कुल्हाड़ी चढ़ाई है, कुल्हाड़ी चलाई है। आपको बता दें कि भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वन विभाग की मिलीभगत से काटा है आम का बगीचा, आम के नाम से विदेशों में भी अमरोहा की पहचान है और ऐसे में रातों रात इस काम को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से वो माफिया एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। वन विभाग की मिलीभगत से आम का बगीचा काटा गया है। तो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। भूमाफियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा में आम का नाम के काफी प्रसिद्ध है और विदेशों में भी अमरोहा को आम के नाम से पहचाना जाता है। और ये तस्वीरें आपके साथ साझा करें किस तरीके से पूरे बगीचे में कुल्हाड़ी चल चुकी है और कई ऐसे आम के पेड़ हैं जो काट दिए गए हैं। भूमाफियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा की ये तस्वीर है, बगीचों की ये तस्वीर है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसे इल्जाम भी लग रहे हैं कि वन विभाग की सहायता से, वन विभाग की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने इस कारनामे को अंजाम दिया है और कई पेड़ यहाँ पे काटे हैं आम के। तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से कई पेड़ों पे कुल्हाड़ी चलाई गई है और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ तौर पे पता चल रहा है कि एक बार फिर से बुलंदी पे हौसले हैं भूमाफियाओं के। आम की फसल को बंजर बना रहे हैं माफिया। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने की फिराक में है। चितपुर के एक नेता जो पीएम मोदी के भी चहेते हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को मारने का बयान दिया है। भाजपा मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने के लिए योजना बना रही है। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने के लिए भयावह साजिश रची जा रही है। और अहम जानकारी, बीजेपी ने 9 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला है। टिकट न मिलने से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे कार्यकर्ता। पार्टी विरोधी गतिविधियों के संलिप्त बताए जा रहे थे और इस पे कार्रवाई हुई है। 9 बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता 6 साल के निष्कासित हो चुके हैं। जिले भर के 9 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने एक्शन लिया है और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे कार्यकर्ता, उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे और इसके कारण ये कार्रवाई हुई है। 9 कार्यकर्ता और अधिकारियों को निकाले गए हैं। बता दें कि ये वही सूची है जिसमें वो 9 कार्यकर्ताओं की लिस्ट है। ये वही लिस्ट है जिसमें 9 कार्यकर्ताओं का नाम है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और इसके बाद से ये कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल तक के लिए निष्कासित कर दिया गया है। तो एक बार फिर से एक्शन में आई है बीजेपी और जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहा था
और उसमें सम्मिलित था, शामिल था, उनको अब पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। पहले चरण के पहले भी देखा था कि इसी तरीके की तस्वीर कई जगहों से सामने आई थी और एक बार फिर से पीलीभीत से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि 6 साल के लिए 9 कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे कार्यकर्ता, क्योंकि इनको टिकट नहीं मिला था और इसके चलते इन्होंने बागी तेवर दिखाए थे। बागी तेवर दिखाते हुए ये मैदान में उतरे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और अब पार्टी ने इनको 6 साल तक के लिए निष्कासित कर दिया है। तो वो सूची है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं, उन नामों की लिस्ट है जो आपको बता रहे हैं। ये वो 9 नाम है जिनको पार्टी से बाहर किया गया है, 6 साल तक के लिए बाहर कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और ये पार्टी के विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसके बाद से ये कदम उठाया गया है पार्टी की तरफ से। तो पहले चरण से पहले भी कुछ ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई थी जब कई जिलों से ऐसे एक्शन में बीजेपी आई थी और कई पदाधिकारियों को, कई कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। और एक बार फिर से दूसरे चरण के पहले यही तस्वीर निकल के सामने आई है पीलीभीत से, जहां पे 9 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया है 6 साल तक के लिए। 5 मई को रिलीज हुई द केरला स्टोरी फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसे टैक्स फ्री करने की मांग की जा रही थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आतंकवाद की भयावह सच्चाई को उजागर करते फिल्म द केरला स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने जा रही है। सुनिए। द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है, ये फिल्म बताती है। आतंकवाद के डिजाइन को भी ये फिल्म उजागर करती है। ये फिल्म हमें जागरूक करती है। मध्य प्रदेश में पहले ही हमने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है, लेकिन ये फिल्म जागरूक करती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।